भूतिया साड़ी। नीलू दूसरों के घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। उसका उसकी बूढ़ी माँ सावित्री के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो बहुत गरीब थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती थी। एक दिन नीलू परेशान आंगन में बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी माँ का 60वां जन्मदिन आने वाला था। वो अपनी माँ को जन्मदिन पर बढ़िया सा उपहार देना चाहती थी। इसी उधेड़-बुन में वो आंगन में अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ उसकी सहेली पूजा आई और बोली, अरे नीलू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों परेशान बैठी हो? क्या सोच रही हो? पूजा, मेरी माँ का जन्मदिन आने वाला है और मैं माँ को कुछ उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ। मेरे पास पैसे भी तो कम हैं। तो तुम एक काम करो ना, एक अच्छी और सस्ती साड़ी खरीदकर आंटी जी को दे दो, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी मैंने आंटी जी को हमेशा पुरानी साड़ी में ही देखा है। पूजा की बात नीलू को ठीक लगती है और वो शाम को ही एक साड़ी की दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक चंपक लाल नीलू को तरह तरह की साड़ी दिखाने लगता है। बहन जी, ऐसी साड़ी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। पता है, ऐसी साड़ी हीरोइन माधुरी भी पहनती है। आप ये साड़ी पहनोगी तो बिल्कुल माधुरी जैसी लगोगी। तरह तरह की साड़ी देखकर नीलू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो माँ के लिए कौन सी साड़ी खरीदे। तभी चमन लाल नीलू को गुलाबी रंग की साड़ी दिखाते हुए बोला, बहन जी देखो, ये वाली साड़ी करीना ने अपनी एक फिल्म में पहनी थी। इससे अच्छी साड़ी आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी और ये सिर्फ एक ही पीस बचा है और कीमत भी बिल्कुल कम है, सिर्फ 10,000 रुपए। नीलू को साड़ी अच्छी तो लगती है, लेकिन कम पैसे होने के कारण वो लेने से मना कर देती है। ये देखकर चमन लाल बोला, अरे कैसे कैसे भिखारी आ जाते हैं दुकान में। अरे जब पैसे नहीं है तो इतनी बड़ी दुकान में आना जरूरी है क्या? दुकानदार चमन लाल की बात सुनकर नीलू को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम्हें तो दिखाई जा रही थी साड़ियाँ, कभी माधुरी बोलकर कभी करीना बोलकर। नीलू की बात सुनकर चमन लाल को बहुत ही तेज गुस्सा आया और फिर उसने नीलू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। तभी नीलू का बैलेंस डगमगा जाता है और वो जोर से पास रखे कांच के टेबल के ऊपर जा गिरती है और गले पर कांच लगने की वजह से नीलू की वहीं मौत हो गई। ये देख दुकानदार चमन लाल घबरा जाता है और अपने नौकर बबलू को बुलाकर बोला, अरे बबलू, देखो तो ये लड़की मेरे थप्पड़ से बेहोश हो गई। जल्दी से इसे होश में ला, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दुकानदार चमन लाल की बात सुनकर बबलू नीलू के पास गया और उसकी जांच करके बोला, अरे मालिक, ये लड़की तो मर चुकी है। इसके गले में तो कांच घुस गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो बबलू? पुलिस को पता चला तो वो मुझे जेल में डाल देगी। बबलू कुछ कर। मालिक, पुलिस से बचने का अब एक ही तरीका है, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर चमन लाल और बबलू दोनों मिलकर दुकान के अंदर ही नीलू की लाश को दफना देते हैं और दुकान बंद करके चले जाते हैं। वहीं नीलू मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। इस दुष्ट चमन लाल ने मुझे मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अपनी माँ को बढ़िया सी साड़ी भी दूंगी। उसके बाद नीलू चुड़ैल चमन लाल की दिखाई हुई साड़ियों में से गुलाबी रंग की साड़ी लेकर घर गई और माँ की अलमारी में चुपचाप रख दिया। जब नीलू की माँ सावित्री ने अलमारी खोली तो वहाँ सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी देखकर हैरान रह गई। अरे, इतनी सुंदर साड़ी, लगता है नीलू बेटी मेरे लिए लाई होगी, लेकिन वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है कहीं गई है। उसका मैं इंतजार करती हूँ, फिर उसके साथ ही खाना खाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपनी बेटी नीलू का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब नीलू घर नहीं लौटी, तब वो परेशान होकर नीलू की सहेली पूजा के घर गई और पूजा से नीलू के बारे में पूछने लगी। पूजा बेटी, नीलू अभी तक घर नहीं आई, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? मेरा तो डर के मारे दिल ही बैठा जा रहा है। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, नीलू कहीं काम से गई होगी, आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ।
पूजा नीलू की माँ के साथ उसके घर चली गई और काफी देर तक उसका इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते सुबह हो गई। पूजा बेटी, नीलू कल की गई हुई अभी तक नहीं लौटी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी नीलू की अब चिंता हो रही है। चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पुलिस को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाला बोला, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब आप दोनों जा सकती हैं। ये कहकर पुलिस वाला उन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल नीलू चमन लाल की दुकान से फिर से एक साड़ी निकालती है और दोबारा से अपनी माँ की अलमारी में रख देती है। ये रोज रोज मेरी अलमारी में साड़ी कौन रख देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन जब चमन लाल ने अपनी दुकान खोली तो वहाँ 2 साड़ियाँ गायब देखकर बबलू से बोला, बबलू, दोनों महंगी साड़ियाँ कहाँ गई? क्या कोई चोर आया था क्या यहाँ? मालिक, मुझे पता नहीं, मैं तो आपके साथ ही घर जाता हूँ। लगता है कोई चोर आया होगा रात में यहाँ। उसके बाद चुड़ैल नीलू एक एक कर चमन लाल की दुकान से साड़ी निकालकर गरीबों में बांटने लगती है। वहीं चमन लाल रोज रोज दुकान से साड़ियाँ गायब होने की वजह से परेशान होने लगा। फिर एक दिन सावित्री चमन लाल की दुकान के सामने से गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर जा रही थी। तभी चमन लाल की नजर सावित्री पर पड़ी। अरे बबलू देख, साड़ी चुराने वाले चोर पकड़ी गई। वो देख, चोरनी हमारी दुकान की साड़ी पहनकर जा रही है। हो ना हो यही चुरा रही है हमारी दुकान से साड़ियों को। जा उसको पकड़ कर ला जल्दी। चमन लाल के कहने पर बबलू ने सावित्री को पकड़ लिया और उसे चमन लाल के पास ले गया। अच्छा, तो तू है वो चोरनी जो मेरी दुकान से साड़ियाँ चुरा रही है। चल जल्दी से सारी चुराई हुई साड़ियाँ मुझे वापस कर दे बुढ़िया, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये साड़ी तो मेरी बेटी लाई है मेरे लिए। ओह, तो तेरी बेटी तेरे लिए साड़ी लाई है? अच्छा, तो फिर अपनी बेटी को बुला, मैं देखना चाहता हूँ उसने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है। पता भी है कितने की साड़ी है? तूने उतने पैसे जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, चोर कहीं की। मेरी बेटी लापता है। वो ये साड़ी मेरी अलमारी में रखकर कहीं चली गई और अभी तक आई नहीं। वो घर वापस आएगी तो मैं उसे यहाँ जरूर ले आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। तभी बबलू सावित्री का रास्ता रोकते हुए बोला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जल्दी बता बुढ़िया, बाकी की साड़ियाँ कहाँ है? नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, समझी? ऐसा कहकर बबलू ने सावित्री को जोर से धक्का दिया। बेचारी सावित्री जमीन पर जा गिरी और रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन दुकानदार चमन लाल और उसका नौकर बबलू सारी इंसानियत भूलकर सावित्री को डंडे से मारने लगे। थोड़ी देर में सावित्री अधमरी हो जाती है। तभी बबलू बोलता है, मालिक, मैं तो कहता हूँ इसे भी मार कर वहीं दफना देते हैं जहाँ उस लड़की को दफनाया था। बबलू तो सही कह रहा है, ये भिखारी गरीब लोग तो मरने के लिए ही बने हैं। चल मार कर इस बुढ़िया को भी ठिकाने लगा देते हैं। सावित्री बेहोशी की हालत में उनकी सब बातें सुन रही थी। ना जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई और वो खड़ी हो गई। पापी, तुमने किसी लड़की को मारा है, मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम दोनों की करतूत पुलिस को बताऊंगी। बबलू देख क्या रहा है, पकड़ बुढ़िया को और इसका खेल खत्म कर दे। चमन लाल और बबलू दोनों मिलकर सावित्री को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी वहाँ चुड़ैल नीलू आकर उनके सामने खड़ी हो गई। आज तुम दोनों ने तो शैतान को भी फेल कर दिया। तुम एक बेचारी माँ को मारने जा रहे थे, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे की? बस अब बहुत हो गया। चुड़ैल को देखकर चमन लाल और बबलू दोनों बुरी तरह घबरा गए।
तुम्हारी माँ? तुम कौन हो? दुष्ट दुकानदार, जिस औरत को तू मारने जा रहा था वो मेरी माँ है। अब तुम दोनों मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी। मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम दोनों ने मार कर दफना दिया था। मैं ही उनकी बेटी हूँ। मैं उस दिन तुम्हारी दुकान पर अपनी माँ के लिए साड़ी लेने आई थी, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। इतना कहकर चुड़ैल नीलू, चमन लाल और बबलू का गला पकड़कर हवा में लटका देती है और कुछ ही पल में दोनों मौत की नींद में सो गए। तभी सावित्री रोते हुए बोली, मेरी बेटी नीलू, ये सब क्या हो गया? माँ तुम रो मत, जो हो गया सो हो गया। मैं वापस नहीं लौट सकती। बस तुम मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। सावित्री तुरंत पुलिस में जाकर सारी बात बताती है और अपनी बेटी का शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद चुड़ैल नीलू हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उसकी दी हुई साड़ी उसकी माँ सावित्री को सदा उसके पास होने का एहसास दिलाती रहती है। बहालपुर नगरी नाम के एक छोटे से शहर में रामपाल अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। रामपाल की छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। रामपाल अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी को किया करता था। एक दिन, अरे मेरी दोनों लाडली बिटिया कहाँ है? देखो मैं तुम दोनों के लिए बड़े शहर से कितनी अच्छी चीज लेकर आया हूँ। रामपाल की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी सुधा आंगन में आती है और कहती है, अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाई तो जरा, आप मेरे लिए बड़े शहर से क्या लेकर आए हैं? ये देखो सुधा बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना? हाँ पिताजी, पसंद तो है, लेकिन इन चूड़ियों की जगह क्या आप मुझे वो वाली लिपस्टिक दे सकते हैं जो आपके दूसरे हाथ में है? नहीं सुधा बेटी, ये लिपस्टिक तो मैं नैना के लिए लेकर आया हूँ। उसका लिपस्टिक का बहुत शौक है। उसने मुझसे कई बार इसकी मांग की थी। रामपाल की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी सुधा गुस्से से लाल हो जाती है। तभी नैना भी बाहर आ जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आने में आपने? अरे नैना बिटिया, देखो मैं बड़े शहर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लिपस्टिक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है ना, इसलिए। नैना अपनी मनपसंद लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। सच में पिताजी, ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे लगाकर अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी। आप मुझे मेरी सहेली की शादी में लेकर चलेंगे ना? नहीं बेटा, जब तुम्हारी सहेली की शादी है उस वक्त शहर में मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। तुम अपनी बड़ी बहन सुधा के साथ चली जाना। इसके बाद नैना लिपस्टिक लेकर घर के अंदर चली जाती है और रामपाल भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ी सुधा जल भुनकर राख हो चुकी थी। पिताजी ने सबसे अच्छी और महंगी चीज उस नैना की बच्ची को दे दिया। पिताजी हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। ना जाने क्यों वो अपनी छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। गुस्से में सुधा अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सहेली के शादी वाले दिन नैना बहुत सुंदर कपड़े पहनती है और साथ में वो लिपस्टिक भी लगाती है। इतने में ही नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनें नैना की सहेली की शादी में जाने लगती है। तभी सुधा कहती है, मुझे लगता है कि हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। जंगल का रास्ता छोटा है, उससे हम तुम्हारी सहेली के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दीदी, वो जंगल तो काफी डरावना है। मुझे नहीं लगता कि हमें जंगल से जाना चाहिए। गांव के लोग कहते हैं ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैंने जितना कह दिया उतना करो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मैंने कह दिया जंगल से चलना है मतलब जंगल से चलना है, नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर सुधा आगे बढ़ जाती है। ना चाहते हुए भी नैना को उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर सुधा कहती है, नैना मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो यहीं पर मेरा इंतजार कर, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन सुधा वापस नहीं आती। नैना को सुधा की चिंता होने लगती है। वो सुधा की खोज में आगे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते शाम होने लग जाती है, लेकिन नैना को सुधा कहीं नहीं मिलती। वो मिलती भी कैसे?
ये सब उसका प्लान था। नैना को अकेले जंगल में छोड़कर सुधा घर चली गई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे नैना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर के मारे नैना रोने लगती है। तभी नैना को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया काले रंग की साड़ी पहने उसकी तरफ भागे चली आ रही है। उस डरावनी बुढ़िया को देखकर नैना भागने लगती है और वो बुढ़िया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। नैना भागते भागते एक नदी में कूद जाती है। काफी समय बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत अद्भुत दुनिया में पाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फूल और अलग अलग तरह के जानवर थे और वहीं पास में एक बहुत खूबसूरत नदी थी। ये सब देखकर नैना बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये यहाँ कहाँ आ गई मैं? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। नैना नदी किनारे बैठकर उस जगह को निहारने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना को प्यास लग जाती है। नैना नदी का पानी पी लेती है। नैना जैसे ही उस नदी का पानी पीती है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है और कहती है, इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है नैना। परी को देखकर नैना हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ परियों के बारे में सुना था, लेकिन आज उसने परी को अपनी आँखों से देख लिया। नैना एकटक परी को देखी जा रही थी, लेकिन उसकी बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब परी ने दोबारा कहा, इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है नैना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक परी के आगे खड़ी हूँ। तुम सच में परी हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं नैना, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मेरा नाम अनोखी परी है और ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया में सभी लोग नहीं आ सकते। जिसका हृदय बहुत साफ होता है वही इस दुनिया में आ सकता है। परी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे सब पता है नैना, तुम जानती हो तुम्हारी बहन ने जानबूझकर तुम्हें जंगल में छोड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हो गई होगी। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ऐसा कहकर नैना रोने लग जाती है। तभी वो परी कहती है, चुप हो जाओ नैना, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ आने वाला इंसान मेरी मर्जी से आ सकता है, लेकिन मेरी मर्जी से जा नहीं सकता। तुम तब तक इस दुनिया से नहीं जा सकती जब तक कोई दूसरा इंसान यहाँ आकर इस नदी का पानी ना पी ले। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वो नहीं आ जाता तुम्हें इसी जंगल में उसका इंतजार करना होगा। ठीक है कहकर नैना वहीं पर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। परी वहाँ से अदृश्य हो गई थी। थोड़ी देर बाद नैना कहती है, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? पता नहीं इस दुनिया में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं। नैना इतना कहती ही है कि तभी उसके सामने परी प्रकट हो जाती है और वो नैना के खाने के लिए बहुत सारा व्यंजन प्रकट करती है। स्वादिष्ट खाना खाकर नैना बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। नैना को जिस भी चीज की जरूरत होती थी परी उसे वो सारी चीज देती थी। एक दिन नैना सो रही थी, तभी अचानक से उसे किसी के करहाने की आवाज आने लगी। नैना की आंख एकदम से खुल गई। अरे, मुझे किसकी आवाज आ रही है? लगता है मुझे जिसका इंतजार था वो आ चुका है। नैना इधर उधर देखती है तो उसे एक बहुत खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है, जिसके शरीर पर कुछ घाव के निशान थे और वो दर्द में था। नैना भागकर उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें चोट कैसी लगी और तुम कौन हो? मैं एक राजकुमार हूँ। मैं जंगल में शिकार करने आया था, तभी एक शेर मेरे पीछे पड़ गया। मैं डर के मारे एक नदी में कूद गया और वहाँ से मैं सीधा यहाँ पर आ गिरा। ये घाव मुझे शेर ने दिए है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, वरना वो शेर तुम्हें खा ही जाता। तुम जानती हो ये एक जादुई नगरी है। जिस तरह तुम यहाँ आई हो उसी तरह मैं भी यहाँ आई थी। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको। नैना परी को आवाज लगाती है। परी तुरंत वहाँ प्रकट हो जाती है। परी को देखकर राजकुमार चकित रह जाता है। तब परी राजकुमार को सारी बात बताती है
और ये भी कहती है कि नैना ने उसका कितने दिनों तक इंतजार किया है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नदी का पानी लेकर आती हूँ। उसे पीने के बाद हम दोनों यहाँ से अपने अपने घर जा सकेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना फटाफट नदी का पानी लेकर आती है। राजकुमार जैसे ही पानी पीता है उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। फिर परी कहती है, इस दुनिया में केवल अच्छे और साफ मन वाला व्यक्ति ही आ सकता है। तुम दोनों का हृदय बहुत साफ है। अब तुम दोनों अपनी दुनिया में जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जब भी तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़े मुझे केवल याद कर लेना, मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगी। नैना और राजकुमार ने परी का धन्यवाद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो दोनों नैना के घर के सामने आ खड़े हुए। अरे ये तो मेरा घर है। पिताजी, पिताजी देखो, मैं आ गई। नैना भागकर अपने पिता के पास जाती है। उसका पिता उसे देखकर बहुत खुश होता है। कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची? मैं कब से इसी तरह आंगन में बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। शोर शराबा सुनकर सुधा बाहर आ जाती है। जब वो नैना को देखती है तो बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि नैना अब पिताजी को सब कुछ बता देगी और उसका पिता उसको बहुत डांट लगाएगा, परंतु नैना ऐसा बिल्कुल नहीं करती। पिताजी, जंगल में मैं दीदी के पीछे पीछे चल रही थी। दीदी पानी पीने गई और मैं गलत रास्ते पर चली गई। इसमें सारी गलती मेरी है। मैं उस जंगल में भटक गई थी। फिर इन राजकुमार ने मुझे वहाँ से निकाला। राजकुमार, ये मेरे पिता है और ये मेरी बड़ी बहन सुधा। सुधा जब नैना के मुँह से ये सारी बातें सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी बहन से प्यार नहीं करती थी। सुधा भागकर नैना के गले लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कोई बात नहीं दीदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बड़ी बहन माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। राजकुमार नैना को अपने परिवार के प्रति इतना अच्छा स्वभाव देखकर और उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखती है। नैना राजकुमार से शादी के लिए हाँ कह देती है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी राजकुमार से हो जाती है। इस तरह नैना ने अपनी बहन का अत्याचार सहने के बावजूद उसके लिए अपने मन में घृणा नहीं आने दी। उसके इसी साफ हृदय के कारण परी ने उसकी मदद की और राजकुमार से उसका विवाह हो गया। अब नैना अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।